गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंड हमने एक पूरी यूनिट कर ली है ख़त्म, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। फॉरेन ट्रेड हमारा हो चुका है। हमने नेशनल इनकम कर लिया है। फॉरेन ट्रेड में हमने पढ़ा वसीम सैफ़ी, तू मुझसे गुड मॉर्निंग कर ले, स्वीट फ्रेंड से मत कर, ठीक है। दोस्तों हमने पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का अवमूल्यन। तो आज की क्लास में हम टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और थोड़े और कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले, आज एक बढ़िया सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंड टुडेज टॉपिक इज फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। दोस्तों ये फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार क्या होता है, इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और इस टॉपिक में आप लोगों को बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। तो देखते हैं ये वित्तीय बाजार क्या है और इस फाइनेंशियल मार्केट का क्या मतलब है। तो दोस्तों जो फाइनेंशियल मार्केट है, वित्तीय बाजार है, क्या है ये? तो फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार, सबसे पहली बात, फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार क्या होता है? तो सबसे पहले एक वर्ड देखिए, यहां पे लिखा है मार्केट, बाजार। तो मार्केट का मतलब होता है अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टुगेदर। वह स्थान जहां क्रेताओं और विक्रेताओं का मिलन हो, उसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, उसे हम कहते हैं वित्तीय बाजार, उसे हम कहते हैं मार्केट, सॉरी। तो मार्केट का मतलब है, बाजार का मतलब है अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टुगेदर। वह स्थान जहां क्रेताओं और विक्रेताओं का मिलन होता है, उसे हम कहते हैं मार्केट। लेकिन यहां पर देखिए मैंने लिखा है फाइनेंशियल मार्केट, यहां मैंने लिखा है वित्तीय बाजार। तो फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार क्या है? तो समझना, इट इज अ प्लेस, यह वह स्थान है, वेयर वी बाय एंड सेल फाइनेंशियल एसेट्स, जहां पर हम लोग वित्तीय संपत्तियों या सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों को खरीदें और बेचें। तो दोस्तों यह वह स्थान है जहां पर हम वित्तीय संपत्तियों या प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं। उस बाजार को कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, उस बाजार को कहते हैं वित्तीय बाजार, राइट। अब ये फाइनेंशियल मार्केट, अब ये वित्तीय बाजार क्या होता है? तो दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट और वित्तीय बाजार क्या होता है, तो जरा समझना। और उससे पहले ये फाइनेंशियल एसेट्स या सिक्योरिटीज, मतलब वित्तीय संपत्ति या प्रतिभूति किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, कोई भी एक पेपर, सपोज करो कोई भी एक पेपर, राइट, और वो पेपर किसी एक रेपुटेड अथॉरिटी ने इशू किया हो, कोई एक बड़ी सी कंपनी ने उस पेपर को इशू किया हो, कोई एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो कोई बड़ी कंपनी है, भेल, गेल, सेल, टाटा, रिलायंस, सहारा, या कोई भी मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, कोई भी बैंक, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एक्सिस। तो उस पेपर के ऊपर उस कंपनी का नाम लिखा हो, मतलब वो किसी न किसी एक बड़ी कंपनी, किसी न किसी एक बड़े संस्थान ने जारी किया हो, तो उसे हम कहते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, तो वह बड़ी कंपनी के द्वारा इशू हुआ हो। दूसरी बात, उसके ऊपर कोई ना कोई एक अमाउंट भी मेंशन्ड हो, 10,000, 20,000, 1,000, 5,000, 50,000, 1 लाख, 10,000, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, जो भी। उस पेपर के ऊपर एक टाइम पीरियड भी मेंशन्ड हो, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 10 साल, जो भी लिखा हो।
अब दोस्तों वो जो अथॉरिटी है, वो जो इशूइंग अथॉरिटी है जो उसे जारी कर रही है, मान लो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि 2 लाख रुपए उसके ऊपर लिखा है और 91 डेज की मेचोरिटी है। जरा समझना, 2 लाख रुपीज मेंशन्ड है और 91 दिन की उसकी मेचोरिटी है, और वो इंस्टीट्यूशन, वो संस्थान या वो अथॉरिटी आपसे कहे कि भाई साहब ये लीजिए 2 लाख रुपए में आप इसको खरीद लीजिए। समझना, 2 लाख रुपए में आप इसको खरीद लीजिए और आप मुझे मात्र 1,70,000 रुपए दे दीजिए। 91 डेज की मेचोरिटी है, तो 91 डेज बाद मैं आपको पूरे 2 लाख रुपए वापस दूंगा। तो उस पेपर को हम कहते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, वित्तीय संपत्ति। उस पेपर को हम कहते हैं सिक्योरिटीज, प्रतिभूति। तो सिक्योरिटीज या प्रतिभूति या फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब है, और सरल भाषा में समझिए कि फाइनेंशियल एसेट्स या सिक्योरिटीज का मतलब है कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा यंत्र, कोई भी ऐसा एक पेपर मान लो या जो भी हो वो, जिसके द्वारा 2 पार्टीज मिलें। जरा समझना आप कॉन्सेप्ट को दूसरे डायमेंशन से, कि जिसके द्वारा 2 पार्टीज मिलें। एक पार्टी जिसकी जेब में पैसा है, दूसरी पार्टी जिसको पैसा चाहिए है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा 2 पार्टीज मिलें, एक जिसकी जेब में पैसा है और दूसरा जिसकी जेब में पैसा नहीं है, जिसको पैसा चाहिए है। अर्थात एक पार्टी जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्ट करना चाहती है उस पैसे को, निवेश, और जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसे को प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा जरिया, एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा एक पार्टी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके और दूसरे पार्टी को पैसा मिल सके, उस इंस्ट्रूमेंट, उस यंत्र को कहेंगे फाइनेंशियल एसेट्स, वित्तीय संपत्ति या सिक्योरिटीज, प्रतिभूति। और जिस जगह पर इस तरह की चीज़ों को खरीदे और बेचे उसे कहेंगे फाइनेंशियल मार्केट, उसे कहेंगे वित्तीय बाजार। तो दोस्तों, वित्तीय बाजार एक वह बाजार है जहां पर एक पार्टी अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और दूसरे पार्टी को पैसा प्राप्त होता है। अर्थात जब हमें मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स हो, जब हमें मौद्रिक आवश्यकता हो, जब हमें पैसा चाहिए हो, तो जिस बाजार में हमें पैसा प्राप्त हो सके, जिससे हम उस पैसे का प्रयोग कर सके, चाहे अपने संस्था, अपने बिजनेस के लिए, चाहे अपने सेविंग्स, बचत के लिए, या अपने एक इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर में मैं उस पैसे का लाभ उठा सकूं, किसी भी उद्देश्य से अगर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है या आपको पैसा चाहिए है, तो एक ऐसा बाजार, एक ऐसा स्थान जहां पर ये सब होता है, उसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, उसे हम लोग कहते हैं वित्तीय बाजार। अब ये होता क्या है, तो बहुत बढ़िया से ज्ञान मिलेगा दोस्तों इस चैप्टर में। अच्छी तरह इस चैप्टर को समझिए, और बहुत सारे एग्जाम्स में कई सारे प्रश्न इस वाले चैप्टर से आते हैं, राइट। जैसे दोस्तों अब थोड़ा अंदर चलते हैं तो पता चलता है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो वित्तीय बाजार है, वो एक्चुअली 2 टाइप्स का है। जो वित्तीय बाजार है वो एक्चुअली 2 टाइप का है। एक मनी मार्केट, मौद्रिक बाजार, मनी मार्केट, मौद्रिक बाजार, और दूसरा है दोस्तों कैपिटल मार्केट, हिंदी में कहते हैं पूंजी बाजार। सो जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो वित्तीय बाजार है, वो 2 तरह का है, एक मनी मार्केट और दूसरा पूंजी मार्केट, पूंजी बाजार। सो जो वित्तीय बाजार है, जो फाइनेंशियल मार्केट है, वो ये 2 प्रकार का होता है, एक मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट, एक मौद्रिक बाजार, दूसरा पूंजी बाजार। अब ये मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, तो जरा ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अपने दिमाग में इंस्टॉल करेंगे। भाई मनी मार्केट, मौद्रिक बाजार, ये वह बाजार है जहां पर ये वह बाजार है जहां पर हम लोग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म फंड्स
पर डील करते हैं। सो दोस्तों यह वह बाजार है जो अल्पकालीन प्रतिभूतियां या अल्पकालीन कोषों से संबंधित होता है। ये अल्पकालीन प्रतिभूतियां या अल्पकालीन कोष, अल्पकालीन फंड्स का मतलब है दोस्तों, यहां पर शॉर्ट टर्म का मतलब है लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर का मतलब है 1 वर्ष से कम, और अच्छे क्लीन भाषा में करें तो दैट इज अप टू 364 डेज। दोस्तों याद करो, उस पेपर के ऊपर लिखा था, मैंने कहा था 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। अगर दोस्तों उस पेपर के ऊपर 364 डेज तक का टाइम पीरियड मेंशन्ड है तो उस पेपर, उस इंस्ट्रूमेंट, उस यंत्र को कहाँ खरीदा और बेचा जाएगा? मनी मार्केट में। और कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, एक वह बाजार है, इट डील्स विद लॉन्ग टर्म फंड्स या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। अब लॉन्ग टर्म फंड्स या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का मतलब है दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का मतलब है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा। तो दोस्तों याद करो, मैंने अभी कहा था कि उस पेपर के ऊपर टाइम पीरियड मेंशन्ड होगा 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। अगर उस पेपर के ऊपर 1 साल तक का टाइम पीरियड मेंशन्ड है तो वो मौद्रिक बाजार से संबंधित है, और 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड मेंशन्ड है तो वो पूंजी बाजार से संबंधित है। और अच्छे से समझेंगे और चैप्टर को जरा दिमाग में उतारेंगे कि जो मनी मार्केट है, जो मौद्रिक बाजार है दोस्तों, इसके पापा इसे कंट्रोल और रेगुलेट आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो मौद्रिक बाजार कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई, एंड जो कैपिटल मार्केट है, जो पूंजी बाजार है, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय सेबी। तो दोस्तों जो मौद्रिक बाजार है इसको कंट्रोल करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। और कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार को कंट्रोल करता है दोस्तों सेबी, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो मौद्रिक बाजार काम करता है आरबीआई के अंतर्गत और पूंजी बाजार काम करता है सेबी के अंतर्गत। तो इसे बोलते हैं मौद्रिक बाजार और पूंजी बाजार। अब इनके अंदर चलते हैं। तो आखिर दोस्तों मैंने कहा ये बाजार है, जैसे मैं गया बाहर बाजार में, एक सब्जी बाजार में गया तो वहां पे सब्जियां हैं तो सब्जियों को खरीदा बेचा जा रहा है। ऐसी दोस्तों मैं किसी भी मार्केट में जाता हूं, जैसे मैं एक बार गया कंप्यूटर मार्केट तो वहां पे कंप्यूटर खरीदे बेचे जा रहे हैं। इसी तरीके से जो भी मार्केट हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट्स होंगे, किसी ना किसी वस्तुओं को खरीदा बेचा जाता होगा, किसी न किसी सेवाओं को खरीदा बेचा जाता होगा। तो आखिर ये मॉनेटरी मनी मार्केट, मौद्रिक बाजार में क्या क्या चीजें खरीदी बेची जाती हैं और कैपिटल मार्केट में क्या क्या चीजें खरीदी बेची जाती हैं, अर्थात मौद्रिक बाजार जो है उसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके यंत्र कौन कौन से होते हैं, हम लोग इस पर टॉक करेंगे। सिमिलरली वी विल टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट, व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर बीइंग ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट। सो दोस्तों जो मौद्रिक बाजार है, जो मनी मार्केट है, इसमें कौन कौन से यंत्र होते हैं और पूंजी बाजार में कौन कौन से यंत्र होते हैं, इस पर डिस्कशन होगा। और बीच में आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो जितने पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन मैंने पढ़ा कि मनी मार्केट डील्स विद व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, मौद्रिक बाजार किस प्रकार की प्रतिभूतियों से संबंधित है, तो आंसर लिखा था शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। कैपिटल मार्केट किस प्रकार की प्रतिभूतियों या कोष से संबंधित है, तो आंसर लिखा था लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। अब दोस्तों देखते हैं कि आखिर क्या है इस मनी और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में। तो यहां सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर। यहां सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर, हिंदी में कहते हैं वाणिज्यिक, हिंदी में कहते हैं वाणिज्यिक या व्यापारिक पत्र। अब ये वाणिज्यिक या व्यापारिक पत्र क्या होता, तो दोस्तों कमर्शियल पेपर किसे कहते हैं थोड़ा डिटेल में देखेंगे और इन पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हम इस बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा दूं। तो दोस्तों जब मैंने कहा कि जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं टाइम्स कोचिंग में जो जीएस स्पेशल चल रहा है, इसमें सारे के सारे फैकल्टीज़ आप लोगों को
उस लेवल का पढ़ा रहे हैं कि आपका CDS, CAPF, आपका स्टेट का PCS हो जाए। जब इस लेवल का दावा कर रहे हैं तो SSC वैसे ही उचक जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन देख देख के हंस हंस के टिक मारोगे। लेकिन दोस्तों आज थोड़ा सा सजेशन देना चाहता हूं, जो भाई बहन SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, CPO की तैयारी कर रहे हैं, CHSL की तैयारी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा सा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पर भी ध्यान दें। मैं फिर से बोलता हूं, वो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पर भी ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों आजकल का पैटर्न जो अभी हमने देखा कि जो CPO का एग्जाम हुआ या जो CGL का एग्जाम होगा, ये दिस इज माय ओन एनालिसिस कि बेटा कम से कम 70 से 75% करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से होगा। तो इसका मतलब जो हम पढ़ा रहे उससे हार्डली 25 से 30% फंसेगा। पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ भाई विश्वास मानना है तो मान लो, नहीं मानना है तो मत मानो। 70% कम से कम करंट अफेयर्स होगा, 70% कम से कम स्टैटिक जीके होगा। तो आप लोग हमारे जो YouTube का लाइव चैनल है उसमें रोज करंट अफेयर्स की क्लास लें। ये आप लोगों के लिए फ्री सुविधा सिर्फ इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दी जा रही है कि आप लोग करंट अफेयर्स फ्री में वहां पढ़ते रहें, सही है, जिससे सारे बच्चों का सिलेक्शन हो। और साथ में स्टैटिक जीके पर भी ध्यान दें। जैसे एग्जाम में आता है ये डैम किस रिवर पर है, ये रिवर कहाँ है, ये टेम्पल कहाँ है, या ये करेंसी किस कंट्री की है। हाँ, तो दोस्तों वो हम थोड़ा बहुत जीके में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग टच करते हैं, लेकिन बहुत सारा स्टैटिक जीके का पोर्शन है जो हम लोग ऐसे टच नहीं करते हैं। ऐसे कोई प्रसिद्ध बुक और उसके ऑथर, यस और नॉट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो अगर आप लोग सीरियस स्टूडेंट हैं, इसलिए सीरियस टॉक करते हुए आप लोगों को ये काइंड हार्टेड सजेशन है कि आप लोग अपना करंट अफेयर्स का पोर्शन और स्टैटिक जीके का पोर्शन बड़ा मजबूत रखें, और वहाँ से SSC वगैरह में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन जो बच्चे अच्छे जैसे CDS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं, या मान लो किसी स्टेट के PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, लेकिन करंट अफेयर्स इज़ वेरी मैंडेटरी, इज़ वेरी नेसेसरी। सो दोस्तों कमर्शियल पेपर की बात करते हैं, वाणिज्यिक पत्र की बात करते हैं। तो जो कमर्शियल पेपर है, वाणिज्यिक पत्र है, इसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक पत्र। आखिर ये कमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक पत्र होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को 3 बातें पता होनी चाहिए। बात नंबर 1 कि जो कमर्शियल पेपर है उसे जारी कौन करता है, उसे इशू कौन करता है। तो दोस्तों जो कमर्शियल पेपर्स हैं दे आर इशूड बाय लार्ज कंपनीज। तो दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो लार्ज कंपनीज हैं, बोले तो जो कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी कॉरपोरेट यूनिट, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, सहारा हो गया, किंगफिशर हो गया, भेल, गेल, सेल, कोई भी बड़ी कंपनी हो गई, या मान लो कोई भी एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थान का मतलब है कोई भी बैंक वगैरह इसे जारी कर सकते हैं। SBI, PNB, कोई भी बड़ी बैंक लाइक एक्सिस बैंक, ICICI, HDFC बैंक, आंध्रा बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी इसे जारी कर सकती है। दूसरी बात, इस बात का आपको और पता होना चाहिए कि इसका अमाउंट क्या होता है और ये किस राशि में जारी होता है। तो अपने दिमाग में परमानेंटली इंस्टॉल करिए कि जो कमर्शियल पेपर है वो इशू होता है हमेशा, वो जारी होता है हमेशा इन द मल्टीपल्स ऑफ ₹5 लाख। दोस्तों ये हमेशा 5 लाख के गुणांक में जारी होता है, 5 लाख के मल्टीपल्स में जारी होता है। अब ये 5 लाख के गुणांक में 5 लाख के मल्टीपल्स का मतलब है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, ब्ला 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 ब्ला। तो ये हमेशा 5 लाख के मल्टीपल्स में जारी होगा, 5 लाख के गुणांक में जारी होगा, राइट। दोस्तों एक और बहुत अच्छी बात कि जो कमर्शियल पेपर है इसका टाइम पीरियड क्या है और ये कितने समय अवधि के लिए जारी होता है।
दोस्तों जो कमर्शियल पेपर है इसका टाइम पीरियड कुछ इस प्रकार से है कि मिनिमम न्यूनतम यह 7 दिनों 7 डेज के लिए जारी होता है और मैक्सिमम अधिक से अधिक मैक्सिमम ये 364 डेज के लिए जारी होता है, राइट। दोस्तों ये मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 364 डेज के लिए जारी होता है। तो इसका मतलब है ये मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 364 डेज के लिए जारी होता है। तो दोस्तों अभी ये तो हुआ क्या, ये हुआ बुकिश ज्ञान, अब ये किताबों में लिखा है, और ये हुआ क्या, एग्जाम ओरिएंटेड ज्ञान। भाई एग्जाम ओरिएंटेड ज्ञान का मतलब है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, सुनिए। तो एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अ कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, एक वाणिज्यिक पत्र अधिक से अधिक कितने समय के लिए जारी होता है, तो उसमें लिखा था 364 डेज। इसी प्रकार से एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि इनमें से किस अमाउंट का, इनमें से किस राशि का कमर्शियल पेपर जारी नहीं होता। तो अगर आपको पता है कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 5 लाख के गुणांक में ही जारी होगा तो आप एग्जाम का क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा बात करते हैं प्रैक्टिकली कि एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी को क्लास में बैठाओ और उसे ये क्लास सुना दो, दिखा दो, तो बेटा वो भी समझ जाए कमर्शियल पेपर होता क्या है। तो इस तरीके का ज्ञान प्राप्त करिए और थोड़ा प्रैक्टिकल यूज देखिए इसका कि आखिर ये किस लिए बनाया गया, किस लिए प्रयोग में होता है। तो दोस्तों जो कमर्शियल पेपर है, जो वाणिज्यिक पत्र है, ये मैंने कहा कोई ना कोई बड़ी कंपनी जारी करती है या कोई ना कोई वित्तीय संस्थान बैंक जारी करती है। तो मान लो एक बड़ी कंपनी है रिलायंस, तो मान लो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, कि मान लो एक कंपनी रिलायंस, एक बार रिलायंस को चाहिए था पैसा, रिलायंस को चाहिए था पैसा। अब रिलायंस को जब चाहिए था पैसा तो रिलायंस ने क्या किया, तो रिलायंस ने 20 लाख का कमर्शियल पेपर जारी कर दिए, 20-20 लाख के, क्योंकि 5 लाख के गुणांक में होते हैं। तो दोस्तों किसी भी बैंक ने देखा कि यार रिलायंस को पैसों की ज़रूरत है, इसे कैपिटल चाहिए, इसे पूंजी चाहिए, क्योंकि इसे अपने व्यापार, अपने बिजनेस में इस पूंजी को निवेश करना है, इस पूंजी का इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों मान लो एसबीआई, तो एसबीआई ने देखा यार रिलायंस को पैसों की ज़रूरत है और रिलायंस ने 20-20 लाख रुपए के कमर्शियल पेपर जारी कर रखे हैं। तो एसबीआई पहुंच गया रिलायंस के पास और कहा, और भैया रिलायंस क्या हाल है। रिलायंस ने कहा, बहना एसबीआई हाल तो बेहाल है। तो एसबीआई ने कहा, क्यों भैया क्या हुआ। तो रिलायंस ने कहा, देखो बहना पैसे की सख्त ज़रूरत है, व्यापार में पूंजी की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमने 20-20 लाख के कमर्शियल पेपर जारी करे हैं। तो एसबीआई ने कहा, बताइए हिसाब किताब क्या है। तो रिलायंस ने कहा कि देखो बहन एक काम करो, इसकी मैच्योरिटी जो है वो हमने 91 डेज की रखी है, 1 साल से कम होगी, तो हमने 91 डेज की रखी है। आप एक काम करिए, मुझसे आइए 20-20 लाख के कमर्शियल पेपर खरीद लीजिए और मुझे मात्र 18 लाख रुपए दे दीजिए एक कमर्शियल पेपर का। एग्जाम्पल है, वो कुछ भी हो सकता। तो दोस्तों एसबीआई ने सोचा और कहा कि यार सौदा तो बढ़िया है कि यार 20 लाख का जो कमर्शियल पेपर है वो मात्र 18 लाख में मिल रहा है, जो 20 लाख का कमर्शियल पेपर है वो मात्र 18 लाख में मिल रहा है और 91 डेज बाद मुझे 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो एसबीआई, याद करो, एक पार्टी जिसकी जेब में पैसा है, रिलायंस दूसरी पार्टी जिसको पैसा चाहिए है। तो एक पार्टी एसबीआई, उसने कमर्शियल पेपर पर पैसा इन्वेस्ट किया और रिलायंस दूसरी पार्टी, उसको कमर्शियल पेपर के जरिए पैसा मिल गया। सो दोस्तों कमर्शियल पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटीज। तो जो कमर्शियल पेपर है, जो वाणिज्यिक पत्र है, ये वित्तीय संपत्तियों या प्रतिभूतियों का एक उदाहरण है। इसे हम कहते हैं कमर्शियल पेपर, इसे हम कहते हैं व्यापारिक या वाणिज्यिक पत्र। और मुझे लग रहा है आप लोगों को आज सारी बातें समझ में
आ गई हैं। गौरव माहौर साहब पूछ रहे हैं सर फॉर व्हाट पर्पस कमर्शियल पेपर इज यूज्ड। ये पहले ही चुलचुला गए, इनने पहले सुना ही नहीं कि सर बोलना क्या चाह रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझें और फिर बाद में अपने क्वेश्चंस पूछें। क्या गौरव साहब जल्दी से बताइए कमेंट में, क्या अब आपके इस प्रश्न का मैं उत्तर दूं या आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। और दोस्तों मैंने इनका कमेंट जस्ट अभी अभी देखा कि इन्होंने क्या सवाल लिखा है, मैं सिर्फ पढ़ाने में बिजी था। तो गौरव भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लिया करें आप लोग, और पहले ही बता चुके हैं बेटा, जितना तुम सोचोगे ना इकोनॉमिक्स में उतना हम पहले ही सोच लेते कि तुम क्या सोच रहे होगे, क्या सवाल आ रहे होंगे। पहले मुझे पूरा पढ़ाने दो और फिर अपने सवाल पूछो। पढ़ाने के बाद आपका कोई सवाल बचेगा ही नहीं, और मान लो इन बिटवीन एक दो सवाल बच भी गए तो दोस्तों आपका वो भी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड कमर्शियल पेपर, दिस इज कॉल्ड वाणिज्यिक पत्र, और इसे कहते हैं वाणिज्यिक पत्र और कमर्शियल पेपर। और दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जो रिलायंस था उसको शॉर्ट टर्म मॉनेटरी फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, उसको अल्पकालीन समय के लिए, थोड़े समय के लिए पैसे की आवश्यकता थी, तो उसने कमर्शियल पेपर को बाजार में जारी कर दिया। जितनी भी बैंक्स वगैरह हैं वो इन पर इन्वेस्ट करती हैं। अब बैंक्स वगैरह इन्वेस्ट क्यों करती हैं, क्योंकि भाई मैं अपना पैसा बैंक में जमा करके आता हूं और बैंक उस पैसों को फर्दर कहीं यहाँ वहाँ निवेश करती हैं, तो बैंक को भी तो कोई ना कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ बैंक अपना पैसा निवेश कर सकें। तो ये जो कमर्शियल पेपर है यही वो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर बैंक अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती हैं, तो इसे कहते हैं कमर्शियल पेपर। और दोस्तों और भी बहुत सारे तरीके हैं, अभी आने वाली इस क्लासेस में ये सब कॉन्सेप्ट हम ज़बरदस्त तरीके से सीखेंगे। थैंक यू सो मच अजीत यादव। चलते हैं दोस्तों आगे। देखिए दोस्तों, द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हेयर इज ट्रेजरी बिल। यहाँ पर जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो है ट्रेजरी बिल, और शॉर्ट में इसे कहते हैं टी बिल्स। तो ये ट्रेजरी बिल, टी बिल्स क्या होता है, जरा कॉन्सेप्ट को समझें। दोस्तों सबसे पहली बात वही बात पता होना चाहिए, कौन जारी करता है। तो जो ट्रेजरी बिल्स हैं दे आर इशूड बाय, इन्हें जारी दे आर इशूड बाय गवर्नमेंट। तो दोस्तों सबसे पहली बात, जो ट्रेजरी बिल है इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जारी करते हैं। और दोस्तों बता दूं एग्जैक्टली और क्लियरली बताऊं तो आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम बहुत क्लियरली टॉक करें तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर इन्हें जारी कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर इसे जारी करने का काम किसका है दोस्तों, आरबीआई का है। तो सरकार के बिहाफ पर इसे जारी आरबीआई करती है। दूसरी बात दोस्तों, इसका वही अमाउंट क्या होता है, तो दोस्तों जो ट्रेजरी बिल है इसका अमाउंट होता है इन द मल्टीपल्स ऑफ रुपीज 1 लाख, सॉरी इन द मल्टीपल्स ऑफ रुपीज 25,000। दोस्तों हमेशा जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जो टी बिल्स हैं, वो 25,000 के गुणांक में जारी होते हैं। 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, ब्ला ब्ला ब्ला, 25,000 के मल्टीपल्स में होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका जो टाइम पीरियड है, इसकी जो समय अवधि है, इसका जो टाइम पीरियड है वो देखिए ये 3 तरह का होता है। एक 91 डेज, एक 182 डेज, और दोस्तों एक 364 डेज। तो ये 3 तरह के ट्रेजरी बिल्स हमारे हिंदुस्तान में इस समय अवेलेबल हैं, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। आखिर ये क्या है, तो इस कॉन्सेप्ट को जरा अच्छी तरह अभी हम और सीखेंगे। दोस्तों मुझे बस 2 मिनट का टाइम दे दो, मैं 2 मिनट में आया। जस्ट गिव मी अ टाइम ऑफ 2 मिनट्स, राइट।
ओके दोस्तों, भाई बढ़िया सी चाय पिलवा दो यार एक। तो दोस्तों अब बात आगे करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेजरी बिल क्या है। तो ये तो हुआ इसका किताबी ज्ञान ट्रेजरी बिल का, ये हुआ इसका एग्जाम ओरिएंटेड ज्ञान। तो किताब में या एग्जाम में क्या लिखा होता है वो आप लोग समझ गए, तो ये है। लेकिन अब जरा और अच्छे कॉन्सेप्ट को जरा हम समझते हैं कमर्शियल पेपर के बारे में, वाणिज्यिक पत्र के बारे में, राइट। ओबीएस खोल दो। सो कमर्शियल पेपर के बारे में और वाणिज्यिक पत्र के बारे में। ओके, सॉरी, ट्रेजरी बिल। तो देखो भाई, आजकल जो ट्रेजरी बिल है ये 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज, ये 3 टाइप्स के ट्रेजरी बिल हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बता दूं कि पहले कभी 7 दिन और 14 दिनों के भी ट्रेजरी बिल हुआ करते थे। पहले 7 दिन और 14 दिन के भी ट्रेजरी बिल हुआ करते थे, लेकिन 2006 के लमसम में भारत सरकार ने, बोले तो आरबीआई ने, यहाँ वो ट्रेजरी बिल्स खत्म कर दिए। अभी सिर्फ 3 टाइप्स के ट्रेजरी बिल हिंदुस्तान में हैं, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेजरी बिल्स, इसे हम कहते हैं टी बिल्स, राइट। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और ज्ञान ये है कि आखिर ये ट्रेजरी बिल किस काम आता है और ये एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया इसे आरबीआई जारी करती है, लेकिन अब मैं और थोड़ा क्लीन जवाब देने की यहाँ पे कोशिश करूँगा कि एक्चुअली जो आरबीआई है वो अपनी वेबसाइट पर इन ट्रेजरी बिल्स को ऑनलाइन बेचती है, और पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी बैंक्स हैं वो इन ट्रेजरी बिल्स को खरीदती हैं। तो इसे बोलते हैं ट्रेजरी बिल, इसे बोलते हैं टी बिल्स। तो इन्हें आरबीआई अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन बेचा करती है, और जितनी भी बैंक्स हैं वो इनको खरीदती हैं। तो इसे हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स, इसे बोलते हैं टी बिल्स। और अच्छे से समझिए दोस्तों, ये जो आपको 91 डेज का ट्रेजरी बिल दिख रहा है, इसको आरबीआई इशू करती है हर ऑल्टरनेट वेडनेसडेज को, हर ऑल्टरनेट वेडनेसडेज को। एक वेडनेसडे छोड़ दूसरे वेडनेसडेज को आरबीआई अपनी वेबसाइट पर 91 डेज का ट्रेजरी बिल जारी करती है हमारे हिंदुस्तान में। और जो 182 डेज एंड 364 डेज के ट्रेजरी बिल हैं, इनका आरबीआई इन्हें बेचती है एवरी वेडनेसडे, हर वेडनेसडेज को। सो दोस्तों, एवरी वेडनेसडे, हर वेडनेसडे को। सो इसे हम कहेंगे ट्रेजरी बिल का बेहतरीन सा ज्ञान। लेकिन ये भी है क्या, तो समझिए, इन्हें आरबीआई हर ऑल्टरनेट वेडनेसडे को 91 डेज का और 182 डेज एंड 364 डेज का ट्रेजरी बिल हर वेडनेसडे को अपनी वेबसाइट पर जारी करती है, अपने वेबसाइट पर बेचती है। और पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी बैंक्स हैं, ध्यान सुनना, पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी बैंक्स हैं वो इन ट्रेजरी बिल्स को खरीदती हैं ऑनलाइन। सो दोस्तों, यहाँ पर एक पार्टी हो गई बैंक जिसके पास पैसा है और इन्वेस्ट करना है, और यहाँ पे दूसरी पार्टी हो गई आरबीआई जिसे बैंकों से पैसा इन्वेस्ट करवाना है, तो वो हो गया ट्रेजरी बिल। अब दोस्तों, अब थोड़ा सा और ज्ञान देते हैं, वो ये कि ट्रेजरी बिल्स आर ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। जो ट्रेजरी बिल है इन्हें डिस्काउंट पर जारी किया जाता है, बट रिडीम वापस पार वैल्यू, इक्वल वैल्यू, बराबर मूल्य के वापस किया जाता है। इसका मतलब क्या है, तो देखिए 25 हज़ार में ये जारी होते हैं, 25 हज़ार के गुणांक में। तो मान लो 2 लाख का ट्रेजरी बिल जारी हुआ, एवरीबॉडी कितने का, 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए का ट्रेजरी बिल जारी हुआ, तब मैंने कहा इशूड एट डिस्काउंट। तो आरबीआई ने कहा भाई साहब 2 लाख का है, तुम एक काम करो 1,70,000 में खरीदो। तो इशूड एट डिस्काउंट मतलब 2 लाख का ट्रेजरी बिल आरबीआई ने सभी बैंकों को 1,70,000 रुपए में जारी कर दिया। 2 लाख का ट्रेजरी बिल 1,70,000 में जारी कर दिया। अब आरबीआई ने कहा कि भाई साहब देखो, 91 डेज बाद आप मेरे पास आना और मुझसे 2 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, इसे हम कहते हैं ट्रेजरी बिल, इसे हम कहते हैं टी बिल, शॉर्ट में खजाना बिल। ये ऐसे ही जो कमर्शियल पेपर है, जो वाणिज्यिक पत्र है, दे आर ऑल्सो इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। ये जो खजाना बिल है इन्हें भी डिस्काउंट पर जारी करते हैं और पार वैल्यू में, इक्वल वैल्यू में वापस करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आप मान लो इंटरेस्ट मिल गया, 1,70,000 दिए, 2 लाख मिल गए, तो मान लो वो एक तरह का इंटरेस्ट हो गया हमारा। सो इसे हम कहेंगे ट्रेजरी बिल, इसे कहेंगे टी बिल्स।
अब आप जरा इसको दूसरे नजरिए से देखें, थोड़ा और डेप्थ में दिखाते हैं आपको कि दोस्तों यहां पर ट्रेजरी बिल के द्वारा, ट्रेजरी बिल के जरिए किसने पैसा इन्वेस्ट किया? बैंक ने। किसको पैसा इन्वेस्ट किया? आरबीआई को। तो यहां पे टी बिल्स के जरिए बैंक ने पैसा इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट किया किसको? आरबीआई को। अर्थात टी बिल्स के जरिए बैंक अपना पैसा आरबीआई को इन्वेस्ट कर रही है, और आरबीआई के पास जा रहा है, इसका मतलब सरकार के पास जा रहा है। और बैंक ने इन्वेस्ट किए हैं, इसका मतलब बैंक में किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है। इसका मतलब ट्रेजरी बिल के जरिए पब्लिक का पैसा सरकार के पास गया, और पब्लिक का पैसा सरकार ने क्या किया? लिया। तो इसका मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ट्रेजरी बिल वो इंस्ट्रूमेंट है विद द हेल्प ऑफ विच गवर्नमेंट बोरोज शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम द कंट्री। मतलब जो दोस्तों ट्रेजरी बिल है, इसके द्वारा सरकार देश से शॉर्ट टर्म पैसा, शॉर्ट टर्म लोन, अल्पकालीन ऋण लेती है। इसे हम कहते हैं ट्रेजरी बिल, इसे हम कहते हैं टी बिल्स। तो दोस्तों जो ट्रेजरी बिल है, जो टी बिल है, इसके द्वारा सरकार देश से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, एक टर्म होता है इकोनॉमिक्स में, जैसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। जरा ध्यान सुनना आप, जैसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, हिंदी में कहते हैं मुक्त बाजार प्रचलन या खुली बाजार प्रक्रिया। मुक्त बाजार प्रचलन या खुली बाजार प्रक्रिया। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, मुक्त बाजार प्रचलन या खुली मार्केट प्रक्रिया क्या होती? तो इसका मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिटवीन आरबीआई एंड बैंक। समझना। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, मुक्त बाजार प्रचलन का मतलब होता है आरबीआई एवं बैंकों के बीच गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना। तो एक्चुअली वो है क्या? वो यही है ट्रेजरी बिल। मतलब इस ट्रेजरी बिल को ही बैंक्स और आरबीआई एक दूसरे से खरीदती बेचती हैं, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ये किस लिए प्रयोग होता है? अब देखिए यूपीएससी की दशा में चलते हैं और यूपीएससी लेवल का डिस्कशन करते हैं कि जो ट्रेजरी बिल होता किस लिए है। अब भाई आरबीआई को चाहिए कि पूरे देश में जो मनी सप्लाई है, पूरे देश में जो लिक्विडिटी है, पूरे देश में जो तरलता है, अब आरबीआई को चाहिए कि पूरे देश की जो मनी सप्लाई है, पूरे देश की जो मुद्रा की आपूर्ति है, वो बढ़ गई। मान लो वो बढ़ गई। अगर पूरे देश में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। अगर लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो लोगों की डिमांड बढ़ रही होगी। अगर लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस, कीमतें भी बढ़ेंगी। तो अब आरबीआई को पूरे देश में प्राइसेस अंडर कंट्रोल रखने हैं, कीमतों को कम करके रखना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, महंगाई और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है। तो आरबीआई क्या करती है? ट्रेजरी बिल्स को जारी कर देती है, वो भी एट हाईली डिस्काउंट रेट्स। कॉन्सेप्ट को समझना भाई साहब, एट हाईली डिस्काउंट रेट्स मतलब बहुत अधिक दर से डिस्काउंट दे देती है। मतलब आरबीआई सभी बैंकों से कहेगी भाई साहब सुनो, 2 लाख का ट्रेजरी बिल है, तुम 1,70,000 नहीं 1.5 लाख रुपए में खरीद लो। समझना, 1.5 लाख रुपए में खरीद लो। अब बैंक सोचती है वाओ, 2 लाख की चीज 1,70,000 में मिल रही है, तो बैंक कहती है वाओ। तो बैंक क्या करती हैं? अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई को दे देती हैं, मतलब ट्रेजरी बिल्स खरीद लेती हैं। इससे क्या होता है? बैंकों का ज्यादा से ज्यादा पैसा स्क्वीज होकर, मतलब आरबीआई ने बैंकों का ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास ले लिया। इसका मतलब अब बैंकों में पैसा क्या बचा? कम। तो कंट्री में पैसा क्या जाएगा? कम। तो लोगों की मनी सप्लाई क्या होगी? कम। तो लोगों की डिमांड होगी क्या? कम। तो प्राइसेस भी होंगे कम और इन्फ्लेशन हो जाएगा कंट्रोल। इसलिए दोस्तों इस ट्रेजरी बिल का प्रयोग आरबीआई के द्वारा होता है। तो अर्थात ट्रेजरी बिल का प्रयोग किस लिए होता है? तो थोड़ा प्रैक्टिकली नहीं समझोगे तो बेटा ऐसे कॉन्सेप्ट तो किताबों में लिखे पड़े हैं, वहां से पढ़ लो, फिर यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का फायदा क्या है। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं ट्रेजरी बिल, इसे हम कहते हैं टी बिल्स। मुझे लगता है अब आप लोग बात समझ गए और इस कॉन्सेप्ट का ध्यान सुन रहे हैं।
चलिए दोस्तों, अब आगे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की ओर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और हिंदी में से कहते हैं जमाओं का सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शॉर्ट में कहते हैं सीडी, और इसे कहते हैं जमाओं का सर्टिफिकेट। अब दोस्तों देखते हैं ये सीडी जमाओं का सर्टिफिकेट क्या होता है। जरा बढ़िया सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, तो इसे अब देखिए, ये हो गया कमर्शियल पेपर, ये हो गया सर्टिफिकेट ऑफ। एक मिनट दोस्तों देना, जरा पानी पी लूं, डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा आज। तो दोस्तों इसे कहते हैं सर्टिफिकेट ट्रेजरी बिल, और इसे कहते हैं कमर्शियल पेपर। नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज सीडी। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? तो सबसे पहली बात आप लोगों को वही पता होनी चाहिए कि जारी कौन करता है। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, इसे इशू जारी किया जाता है बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अर्थात बैंक्स ओनली। अर्थात दिमाग में इंस्टॉल कर लें कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, जो जमाओं का सर्टिफिकेट है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन जारी करता है? बैंक जारी करती हैं। मतलब जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, जो जमाओं का सर्टिफिकेट है, ये हमेशा बैंकों के द्वारा जारी होता है, राइट। दूसरी बात, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, इसका जो अमाउंट है वो है इन द मल्टीपल्स ऑफ ₹1,00,000। हमेशा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडीज को बैंक सिर्फ 1,00,000 के डिपॉजिट में ही जमा कर लोग 1,00,000 के मल्टीपल्स में ही जमा कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, आपको पता होना चाहिए कि इसका टाइम पीरियड, इसकी समय अवधि क्या है। तो इसका टाइम पीरियड जो है वो है मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम अधिक से अधिक 364 डेज। तो दोस्तों ये तो हुआ ट्रेजरी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का किताबी ज्ञान, लेकिन अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ज्ञान प्राप्त करेंगे। मान लो आपके पास पैसा है और आप अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बैंक में डिपॉजिट करके सेव करना चाहते हो भविष्य के लिए। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपना पैसा बैंक में जाकर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमाओं के सर्टिफिकेट, जमाओं के पत्र में जमा कर सकते हैं। मान लो आज आप दोपहर को बैंक गए और आपने कहा बैंक मुझे
4 लाख रुपए जमा करना है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, बैंक कहेगी आइए भाई साहब बैठिए। आपने 4 लाख रुपए बैंक को दिए, बैंक ने आपको एक पेपर दे दिया, उस पेपर के ऊपर लिखा होगा मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नीचे लिखा होगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसके नीचे लिखा होगा आपका नाम, उसके नीचे लिखा होगा अमाउंट 4 लाख रुपए, और बैंक आपसे पूछेगी भाई साहब कितने समय के लिए, तो आपने कहा मान लो 9 मंथ्स, 9 महीने के लिए, क्योंकि वो 364 डेज के कम का ही होगा। तो दोस्तों इसे हमने कहा सीडी, इसे कहा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जो बच्चे इस क्लास को ध्यान से अभी सुन रहे हैं मुझे, तो वो समझ रहे होंगे कि सर ऐसा ही तो एफडी होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो दोस्तों एफडी जो बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट है या सीडी में क्या अंतर है? तो जो एफडी है जो बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट है, और जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमाओं का सर्टिफिकेट है, इन दोनों में अंतर ये है दोस्तों कि जो एफडी है जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वो मिनिमम 7 दिन के लिए होता है, और मैक्सिमम और सीडी भी मिनिमम 7 दिन के लिए होता है, लेकिन एफडी मैक्सिमम 10 साल तक के लिए होता है। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लें। लेकिन जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये मैक्सिमम 1 साल के लिए ही होता है, और जो एफडी है जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें आप लोग यहाँ 10,000, 15,000, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख, 3.5 लाख भी जमा कर सकते हैं, लेकिन इसमें मात्र 1 लाख या उसके मल्टीपल्स में ही जमा होता है। तो इसका मतलब है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, जो जमाओं का सर्टिफिकेट है, इसका मतलब है इट इज, मैं ऐसे कह सकता हूँ, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म एफडी इन द बैंक। तो यह एक स्पेशल तरीके की बैंक की शॉर्ट टर्म एफडी है, बैंक की शॉर्ट टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट है। तो इट इज अ काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ द बैंक। बोलो यस और नॉट? तो इसे हम कहेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। अजीत यादव ने पूछा सर पोस्ट ऑफिस का केवीपी मनी मार्केट में आ सकता है? तो ना, वो नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता अजीत? क्योंकि वो थोड़ी देर बाद आएगा, तो ये नहीं आ सकता। एनी अदर सवाल दोस्तों किसी का? चलते हैं भाई, तो आगे देखते हैं, और नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में क्या है जरा उसका ज्ञान प्राप्त होगा। तो दोस्तों द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज now the next instrument here is, next instrument है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का बिल। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का बिल क्या होता है, तो जरा ध्यान से समझें भाई। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जो विनिमय का बिल है, तो वो क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, मैं मान लो एक प्रोड्यूसर हूं, राइट। मान लो मैं बनाता हूं ये कैमरा। अब जब मैंने ये कैमरा बनाया तो मेरे पास मेरा एक रेगुलर होलसेलर आया और उसने कहा सर मुझे ना ये कैमरे खरीदने हैं। तो मैंने उससे कहा कि भाई मुझसे पूछ क्या रहे, आपके लिए ही बनाए हैं, जितने मन हो खरीद लो। उसने कहा लेकिन सर ऐसा है कि अभी ना मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा कोई नहीं भाई खरीदो, तुम तो हमारे रेगुलर होलसेलर हो, तुमसे हमारा व्यापार चलता है। तो उस बंदे ने मान लो कुछ कैमरे खरीदे। अब जब बिल बना तो बिल बना मान लो 30 लाख रुपए का, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि एक पेपर इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया या बैंक से लेकर आया और उस पेपर के ऊपर उस बंदे का नाम लिखा, उसकी फर्म या कंपनी का नाम लिखा, उसके बैंक का नाम लिखा, बैंक का अकाउंट नंबर लिखा,
और लिखा मैंने कि इस बंदे ने मुझसे इतने इतने रुपीस के इतने इतने कैमरा इतनी तारीख को खरीदे। नाउ ही इज प्रॉमिसिंग मी, ये मुझे वचन अदा कर रहा है कि इतने तारीख तक इतने इतने रुपए मुझे देगा। और दोस्तों उस पेपर के ऊपर मैंने उस बंदे के साइन करा लिए और वो पेपर उससे लिया और उसके एक्सचेंज में कैमरे दे दिए। दैट पेपर इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो उसे हम कहेंगे विनिमय का बिल। तो दोस्तों व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? इट इज द इंस्ट्रूमेंट, यह वह यंत्र है बाय विच, जिसके द्वारा वन पार्टी परचेजेस व्हाट? कमोडिटीज। जिसके द्वारा वन पार्टी परचेजेस कमोडिटीज फ्रॉम अनदर पार्टी, और वो भी ऑन क्रेडिट। दोस्तों यह वह यंत्र है जिसके द्वारा एक पार्टी दूसरे पार्टी से उधार पर वस्तुएं खरीदती है एंड इसके आगे एंड promises to pay a certain sum of money after the maturity of a certain time period। मतलब एवं वह वचन अदा करती है कि एक निश्चित समय के बाद एक इतना निश्चित अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो उस पेपर को कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसे कहते हैं विनिमय का बिल। मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए। तब दोस्तों जो हमारा जो जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, प्रैक्टिकली समझो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज कब होता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये बल्क में रॉ मटेरियल खरीदती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचती हैं। तो जब ये बल्क में जब बहुत बल्क में प्रोडक्ट खरीद रही, बल्क में रॉ मटेरियल खरीद रही, फिर प्रोडक्शन हो रहा, तो इतना पैसा नहीं है रॉ मटेरियल वालों को देने के लिए। तो आपस में जो व्यापारी हैं वो इस तरीके की चीज़ों पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के द्वारा एक दूसरे से वस्तुएं लेते हैं। फिर प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्ट्स बने, मार्केट में बिके, पैसा आया, फिर पैसा लौटा दिया गया, फिर प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल ले लिए गए। तो इसका बहुत प्रैक्टिकल यूज आजकल होता है। अब मैं थोड़ा आगे की कहानी सुना देता हूं कि आखिर आगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या है, जिससे कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आ जाए। तो दोस्तों मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं एक उत्पादक हूं। अब मैंने देखा यार मुझे अब चाहिए पैसा, लेकिन वो बंदा मुझे एक पेपर पकड़ा के दे गया और कहा भाई साहब 6 महीने बाद मिलना, मैं आपको इतने रुपए दे दूंगा। चूंकि आई एम अ प्रोड्यूसर एंड आई एम ऑलवेज नीड मनी इन माई पॉकेट, बिकॉज द मनी आई विल हैव इन माई पॉकेट, द मनी आई विल इन्वेस्ट, द मनी आई विल गेट इन रिटर्न। क्योंकि दोस्तों मैं एक उत्पादक हूं, मेरी जेब में जितना पैसा रहेगा उतना ही निवेश होगा, तो उतना ही रिटर्न मिलेगा, उतना ही लाभ होगा। अब मान लो भविष्य में आने वाले समय में मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैं वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेकर जा सकता हूं अपनी बैंक के पास और बैंक से कहूंगा बैंक प्लीज इसे कर दीजिए डिस्काउंट। एवरीबॉडी क्या कर दीजिए? डिस्काउंट। तो बैंक कहेगी अच्छा भाई साहब, बैंक कहेगी सुनो भैया ये इतने का है, इतना रुपए काट के इतना मिलेगा। मैंने कहा लाओ जी। तो बैंक ने उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर दिया, अर्थात वो जितने का था उसका इंटरेस्ट काटा और बाकी का पैसा मुझे दे दिया और बिल्स ऑफ एक्सचेंज रख लिया। मेरे पास पैसा आया, मैंने प्रोडक्शन में लगाया, प्रोडक्ट बने, मार्केट में गए, बिके और बहुत धड़ाधड़ पैसा कमाया। अब दोस्तों बैंक्स आर ऑल्सो द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बैंक भी तो व्यापारिक संगठन है, बैंक को भी तो पैसा चाहिए। मान लो आने वाले समय में बैंक के पास भी पैसा कम पड़ गया, अब बैंक को भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल नीड्स पड़ी, बैंक की भी वित्तीय आवश्यकता, वित्तीय जरूरत पड़ गई। तो बैंक वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेकर जा सकती है अपने पापा मतलब आरबीआई के पास और कहेगी पापा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज रखो और इसे डिस्काउंट कर दो और पैसे दे दो। तो अब दोस्तों ध्यान से सुनना, बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। अगर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर मैच्योरिटी 90 दिन से ज्यादा की लिखी होगी तो उसे आरबीआई जिस रेट पर डिस्काउंट करता है उसे बैंक रेट बोलते हैं। और जब अगर उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर जो मैच्योरिटी है वो 90 दिन से कम की है तो जिस रेट पर आरबीआई डिस्काउंट करेगा उसे रेपो रेट बोलते हैं। तो आप सभी लोगों ने कई बार सुना होगा बैंक रेट रेपो रेट, कई बार सुना होगा बैंक रेट बढ़ गया घट गया। तो दोस्तों अब ये बैंक रेट रेपो रेट के समय अर्थात जब बैंक आरबीआई के पास लोन लेने जाती है तब कोई ना कोई सिक्योरिटी जरूर रखती है। तब सिक्योरिटी रखती है तो सिक्योरिटी के रूप में क्या हो सकता है? वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, वो ट्रेजरी बिल हो सकता है, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो इसे कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
अब जब टाइम पीरियड मैच्योर हुआ तो बैंक गई आरबीआई के पास, पैसा दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिया, बैंक ने मुझसे पैसा लिया और मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिया और मैंने उस पार्टी से, या बैंक डायरेक्टली उस पार्टी से बिल्स ऑफ एक्सचेंज देती है और उसे खत्म करती है और पैसा ले लेती है, तो इसे कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हमारे हिंदुस्तान में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और बैंक्स हैं, इनके बीच ये सारी चीज़ों का ट्रेडिंग होती है, इन सारी चीज़ों का व्यापार होता है। अर्थात जब भी कंट्री में किसी को भी शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तब इन सब इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये सब ना कि सिर्फ पेपर ओरिएंटेड ज्ञान है, बल्कि आप लोगों को इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बढ़िया तरीके की जानकारी भी होनी चाहिए। अब एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो कैसे आएगा, तो जितना पढ़ाया जा रहा, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा, अगर आप पूरी कहानी, पूरे स्टोरी और पूरे एग्जाम्पल को अपने दिमाग में इंस्टॉल करके रखते हैं तो ना तो कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है ना तो कुछ, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं भाई। दो बड़ी बड़ी अलमीरा सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताबों से भरी पड़ी है मेरी, और बस दिन रात यही काम है मेरा। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वगैरह यहाँ वहाँ से पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि सारी किताबें पढ़ ली जितनी भी हैं, उन्हें 2-2 4-4 बार पढ़ लिया। हाँ, कभी कोई कुछ चीज़ और अच्छे से समझनी है तो फिर से किताबें पलट ली। तो दोस्तों आप लोगों का काम है सिर्फ ध्यान से टीचर की बातें सुनना और उसके निर्देशों का पालन करना। अगर किसी बच्चे ने सच्ची श्रद्धा से ऐसा काम कर लिया तो जनरल स्टडीज़ का ठेका हम ले सकते हैं आपका। लेकिन दोस्तों अब आप ही सीरियस नहीं हो, मम्मी पापा डंडा मारते रह रहे, बेटा पढ़ लो तो कुछ नहीं होगा। अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि जब तक पढ़ना है, कुछ बनना है, समाज में कुछ प्रतिष्ठा मेंटेन करनी है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, जब तक बेटा कुछ नहीं होगा। चाहे माँ बाप जितना भी कर लें, चाहे स्वयं परमात्मा राम आकर तुम्हारे कान में फूंक जाएं, बेटा पढ़ लो, तब भी कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों अपने अंदर आत्मा को जगाओ और अपने अंतर आत्मा को जगाकर और अपने अंदर की आवाज़ को जगाओ और उससे बहुत ज़्यादा सिर्फ उसकी आवाज़ सुनो 5-6-7 महीने और टट के तैयारी करो। सिलेक्शन तुम्हारे कदम नहीं, पूरा तुम्हें चूम लेगी, ये हमारी गारंटी है। दोस्तों इस तरीके से पढ़ाया जा रहा, बेटा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ना जिसने पहले भी पढ़ रखा होगा, मैं गारंटी ले रहा, उसे आज तक समझ में नहीं आया होगा, यह समझ में आया होगा, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा समझ में आया होगा, ये गारंटी है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल यूज कि देखो हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कितने सारी चीज़ों से कनेक्टेड किया। यहाँ पर बैंक रेट, आरबीआई के रेपो रेट से भी कनेक्ट कर दिया। अगर अभी मैं यही अगर मैं अभी यूपीएससी के मेंस की क्लासेस ले रहा होता तो इसका और बेहतरीन डायमेंशन से इसका यूज दिखाता, इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें बताता, तो फिर मैं वहाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स और मनी और ये सब चीज़ों को कंपेयर कराता आपस में कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, इन सब में क्या अंतर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक वर्सेस डिमांड ड्राफ्ट, सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्सेस चेक वर्सेस डिमांड ड्राफ्ट, इन तीनों में क्या अंतर है। तो ऐसी बहुत सारी बातें दोस्तों होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का बिल। दोस्तों आजकल बैंकिंग मार्केट में कंप्यूटराइजेशन हो गया, इसलिए हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज करते हैं। जब बैंकिंग मार्केट में कंप्यूटराइजेशन नहीं था तब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जगह यूज किया करते थे क्या, तब हम यूज किया करते थे हुंडी। सो व्हाट वाज हुंडी? तो हुंडी वाज द ओल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वन ट्रेडर बोरोज मनी फ्रॉम अनदर ट्रेडर। सो दोस्तों हुंडी एक पुराना वित्तीय यंत्र था जिसके द्वारा एक व्यापारी दूसरे व्यापारियों से उधार में पैसे लेते थे। तो लेकिन जब बैंकिंग मार्केट में धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन आ गया और बैंकिंग मार्केट में कंप्यूटराइजेशन बढ़ता गया तो आजकल डिजिटल इकोनॉमी चल रही है और आजकल मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज हो गई हैं, तो हम लोग हुंडी वुंडी का यूज हमने रिप्लेस कर दिया और आजकल उसका मॉडर्न यूज है, एंड दिस इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। Right now, thank you so much. चलते हैं दोस्तों और जरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, एंड नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज रीपर्चेज एग्रीमेंट। अब ये रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या होता है तो जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों।
रीपर्चेज एग्रीमेंट किसे कहते हैं देखिए, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही समझाऊंगा भाई। रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब है कि सपोज करो आप में से कभी किसी को चाहिए पैसा, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आप में से कभी किसी को चाहिए पैसा, राइट। और आप में से कभी किसी को चाहिए पैसा और आप आ गए मेरे पास, आप आ गए मेरे पास और आपने कहा कि सर मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है, प्लीज दे दीजिए। मैंने आपसे कहा कि भाई 3 नहीं, आप मुझसे 5 लाख ले जाओ, बट कंडीशन अप्लाई। 3 नहीं, आप मुझसे 5 लाख ले जाओ, बट कंडीशन अप्लाई। वो ये कि आप कोई ना कोई सिक्योरिटी मेरे पास डिपॉजिट कर जाओ। तो आपने कहा अच्छा जी। मान लो आप अपने घर गए और आप अपना गोल्ड लेकर आ गए, मैंने आपके गोल्ड को परचेस किया, एवरीबॉडी सुनना, गोल्ड को परचेस किया और एक एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया, राइट। क्या साइन करवा लिए कि भाई साहब बताओ कितने समय बाद दोगे। तो आपने कहा सर 6 महीने बाद हम आपका पैसा दे देंगे। ठीक है, मैंने आपके गोल्ड को परचेस किया, एक एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया, अपने पास रख लिया। अब आप दोस्तों 6 महीने मैच्योर हुए, आप मेरे पास आए और आपने कहा सर ये लीजिए अपना 2 लाख, अपना 3 लाख रुपए और ये लीजिए अपना ब्याज, इंटरेस्ट, और आपने अपना गोल्ड री परचेज, दोबारा से परचेज, पुनः क्रय कर लिया। सो दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड रीपर्चेज एग्रीमेंट, उसे कहेंगे पुनः क्रय समझौता। सो रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब होता है क्या कि इट इज द इंस्ट्रूमेंट, यह वह यंत्र है जिसके द्वारा क्या, जिसके द्वारा वन पार्टी बोरोज मनी फ्रॉम अनदर पार्टी, जिसके द्वारा एक पार्टी दूसरे पार्टी से बोरोज मनी फ्रॉम अनदर पार्टी बाय डिपॉजिटिंग एनी सिक्योरिटी। दोस्तों जिसके द्वारा एक पार्टी दूसरे पार्टी से कोई ना कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करके पैसा उधार लेती है, उसे हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसे हम कहते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट। जब दोस्तों एक पार्टी को दूसरे पार्टी से कुछ पैसा उधार लेना है और वो कोई ना कोई सिक्योरिटी उसे डिपॉजिट कर दे और उसके बेस पर पैसा ले ले और अपनी शॉर्ट टर्म फंड्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर ले, अपने अल्पकालीन कोषों, अल्पकालीन फंड्स चाहिए और उसकी ज़रूरतों को पूरा कर ले, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं क्या, रीपर्चेज एग्रीमेंट, उसे कहते हैं पुनः क्रय समझौता। मुझे लगता है आप लोग मेरी बात को बहुत बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं, राइट। जो हम गिरवी विरवी रख के लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म वर्ड टर्म के लिए, तो उसी को कहते हैं बिल्स ऑफ रीपर्चेज एग्रीमेंट। दोस्तों नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यहां पर आता है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है यहां पर द वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट, और उसे हम कहते हैं कॉल मुद्रा। दोस्तों ये कॉल मनी क्या होता, देखिए दोस्तों, कॉल मुद्रा का मतलब है वह मुद्रा, वह मनी जो एक बैंक ने दूसरे बैंक से एक दिन के लिए उधार लिया हो। सो वन बैंक बोरोज फ्रॉम अनदर बैंक फॉर 1 डे, इट इज कॉल्ड कॉल मनी। यदि एक बैंक दूसरे बैंक से एक दिन के लिए पैसा उधार ले तो इसे कॉल मनी कहते हैं, इसे कॉल मुद्रा कहते हैं। ऐसे मान लो कभी एसबीआई को पैसों की जरूरत पड़ी और एसबीआई गई पीएनबी के पास और एसबीआई ने कहा पीएनबी बहुत पैसा चाहिए, अब थोड़ा पैसा चाहिए है, एक दिन के लिए दे दो। तो पीएनबी ने एसबीआई को एक दिन के लिए पैसा पकड़ा दिया, तो उस पैसे को कहेंगे कॉल मनी, कॉल मुद्रा। दोस्तों नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यहां पर आता है और नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है नोटिस मनी। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है नोटिस मनी। सो व्हाट इज नोटिस मनी? वेरी सिंपल, वह मनी विच इज बोरोड बाय वन बैंक फ्रॉम अनदर बैंक फॉर 2 to 14 days।
वह मुद्रा जो एक बैंक दूसरे बैंक से 2 से 14 दिनों के लिए खरीदे उसे नोटिस मनी कहते हैं, मतलब ले उसे नोटिस मनी कहते हैं। वही सेम कॉल मनी का बड़ा भाई क्या, नोटिस मनी। तो नोटिस मनी के जरिए नोटिस सूचना मुद्रा, इसके जरिए एक बैंक दूसरे बैंक से 2 से 14 दिनों तक के लिए पैसा उधार लेती है। एंड द लास्ट इंस्ट्रूमेंट हेयर, और आखिरी इंस्ट्रूमेंट है टर्म मनी। सो टर्म मनी का मतलब है वह मुद्रा जो एक बैंक दूसरे बैंक से मोर देन 14 डेज 14 दिनों से अधिक के लिए ले, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, टर्म मनी। सो टर्म मनी का मतलब है मोर देन 14 डेज, टर्म मनी का मतलब है 14 दिनों से अधिक। जब एक बैंक दूसरे बैंक से 14 दिनों से अधिक का पैसा उधार ले तो उसे टर्म मनी बोलते हैं। तो टर्म मनी का मतलब है मोर देन क्या, 14 डेज। भाई 14 दिनों से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, 14 दिनों से ज़्यादा का मतलब, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या आपको पता है, ये अधिक से अधिक कितने समय के लिए जारी होता है, 1 साल 364 डेज। तो मोर देन 14 डेज के लिए जब पैसा उधार लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, टर्म मनी कहेंगे। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट मनी मार्केट, मौद्रिक बाजार का ज्ञान। अब आप लोगों को अगर कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना सा ही ज्ञान है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अगली जो क्लास शुरू होगी वो कैपिटल मार्केट, वो पूंजी बाजार से होगी। लेकिन अभी मैं क्लास ख़त्म नहीं कर रहा। नाउ दोस्तों आप लोग अब किसी भी प्रश्न का सवाल पूछ सकते हैं, ना कि सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट बल्कि किसी भी चैप्टर का कहीं से भी। कम ऑन दोस्तों, नाउ यू कैन आस्क। जल्दी दोस्तों, अब आप किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी सवाल आपने पढ़ा हो तो लो जी में बैठ गया कुर्सी डालकर। तो दोस्तों कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल अगर आप लोगों का हो। ओके, शांतनु जी ने पूछा कि सर कमर्शियल पेपर कैन बॉट बाय ऑर्डिनरी पीपल। हाँ शांतनु जी, जनरली देखो वैसे तो आप एक ऑर्डिनरी पीपल इसको बाय कर सकता है और आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली बड़ी बड़ी कंपनीज ही इन पर इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि जो अमाउंट है वो देखिए 5 लाख के मल्टीपल्स में होता है। मान लो कभी ये रिलायंस ने 1 करोड़ रुपए का मतलब जो भी हो, मतलब उसके 5 लाख के मल्टीपल्स में कई करोड़ रुपए का ट्रेजरी बिल इशू किए, तो क्या होगा, ऐसे में तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी सिर्फ वो जारी करेंगी। तो इसलिए जनरली ऑर्डिनरी पीपल नहीं करते हैं इन्वेस्ट, तो बैंक्स वगैरह ही या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही करती हैं। ठीक है शांतनु, चलिए कोई और सवाल दोस्तों। अब आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, बैठ के थोड़ा स्वाद नहीं आ रहा, खड़े ही हो जाते हैं। दोस्तों कोई और सवाल पूछते हैं, थोड़ी सी ऊंची कुर्सियाँ लाएंगे जो इतनी ऊंची हो कम से कम, जहाँ बैठे भी खड़े की तरह लगे, फिर पढ़ाएंगे आपको, राइट। सो चलिए दोस्तों कोई और सवाल पूछ लीजिए प्लीज़। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। देखिए पूरा बोर्ड शानदार तरीके से भर चुका है और पूरा का पूरा ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका है। भाई बच्चे बहुत इनएक्टिव हैं इस क्लास के, कुछ सवाल ही नहीं पूछते। या तो मैं इतना बकवास पढ़ाता हूँ, या तो फिर तुम लोग को उसको समझ में नहीं आता है। तो यही सब बातें हो सकती हैं। तो जल्दी से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं प्लीज़। कमान। गौरव माहुर ने कहा क्या कि नहीं, उससे पहले क्या, सर वीडियो हैंग हो रहा है, इन्होंने अपना नाम यही डाल दिया। तो टर्म मनी को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो बेटा टर्म मनी को हिंदी में टर्म मुद्रा ही बोलेंगे। टर्म मुद्रा, या आप ऐसे कह सकते हैं अवधि मुद्रा। टर्म मतलब टर्म, ऐसे कहते हैं टाइम टर्म, तो टर्म मतलब अवधि मुद्रा या टर्म मनी ही जनरली कहते हैं। गौरव माहौर, सर कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी की कोई लिमिट है क्या? नहीं, जनरली ऐसा आरबीआई ने कोई लिमिट नहीं बनाई, लेकिन बैंक्स अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को वियर करने के लिए ये पैसा उधार लेती हैं एक दूसरी बैंक से, इसलिए कोई लिमिट नहीं है कि कितने तक का जारी कर सकती है। नहीं, बस शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत है, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को करना है गौरव माहौर, इसलिए इनकी कोई आरबीआई ने लिमिट तो नहीं बनाई, लेकिन बस ये है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए निवेश
डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए इनका प्रयोग होता है। अगर देखो लिमिट विमिट जब बनाते हैं कि जब बहुत ज़्यादा पैसा कोई उधार ना ले ले कि वापस दे ना पाए, जनरली इसलिए। हाँ, नोटिस मनी को बता दीजिए रोहित शर्मा जी। नोटिस मनी का मतलब है जब 2 से 14 दिनों तक के लिए बैंक पैसा उधार ले, बस इतना सही है। क्या बताएं इसमें? अश्विनी सर कमर्शियल पेपर मल्टीपल्स में ही क्यों इशू की जाती है? यस अश्विनी, तो इसका जवाब आपको मिलेगा किससे? इसका जवाब आपको मिलेगा आरबीआई से। तो आरबीआई से आप जाके पूछिए कि ये मल्टीपल्स में ही क्यों जारी होते हैं। सो इसका जवाब मेरे पापा ने मुझे ये पढ़ाया नहीं तो ये मुझे आता नहीं है कि आप ये क्या बताएं कि भाई मल्टीपल्स में ही क्यों जारी होता है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है कि मल्टीपल्स में ही क्यों जारी होता है, बस इसलिए कि 5 लाख के गुणांक में हमेशा इसको जारी करते हैं, या तो 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख। अब दोस्तों ये तरीका है, ये तो एक नियम बना दिया आरबीआई ने कि 5 लाख के मल्टीपल्स में ही होगा। सो इसमें क्यों वाला कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है कि मैं आपको आंसर दूं और आप समझ जाएं कि इसे अश्विनी जी कि इसे गुणांक में ही क्यों जारी करते हैं। तो इसके देयर इज नो आंसर फॉर दैट, राइट। और पंचम कुमार वर्मा, अभिषेक मेहता, क्या बोल रहा है भाई तू? अभिषेक मेहता क्या? सो थैंक यू गौरव माहौर। ओके, नो साउंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तूने अपना नाम ही नो साउंड डाल लिया है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तो मैंने बता दिया, देख तेरे सामने लिखा है यार इतना बड़ा, अब क्या बताऊं इसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में। सो क्या पूछना क्या है सर्टिफिकेट डिपॉजिट के अंदर? नो साउंड ये पूछ, मांग अनुदान कब बन जाती है? मांग अनुदान कब बन जाती है कार्तिक? सो डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, ऐसे कह रहे हैं क्या कि ये जेबी सेज ने कहा? तो ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या कार्तिक जी कि व्हेन सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ऐसा या कुछ और है? सर खुदरा महंगाई क्या होती है? तो रोहित शर्मा जी जो भी खुदरा बाजार में महंगाई है, मतलब जो भी रिटेल मार्केट में इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन को हम लोग खुदरा महंगाई कहते हैं। और इसका मापन हिंदुस्तान में सीपीआई के द्वारा किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो खुदरा महंगाई का मतलब है कि जो देखो 2 प्लेयर्स होते हैं इकोनॉमी में, एक कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर, एक उपभोक्ता एक उत्पादक। तो अगर हम कहें उपभोक्ताओं के लिए महंगाई क्या है तो उसे खुदरा महंगाई कहते हैं। और इसका मापन सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइज ऑफिस किया करता है सीपीआई के जरिए, राइट। सर प्लीज सजेस्ट सोर्स ऑफ स्टैटिक जीके। संदीप सिंह, स्टैटिक जीके का कोई बढ़िया सोर्स नहीं है। आप लोग एक काम करें, आप लोग ऑनलाइन मैंने बहुत सारे पीडीएफ्स देखे हैं, पढ़े हुए हैं, आप कोई भी एक पीडीएफ से पढ़ना शुरू करें और उसे पढ़ लें, फिर ख़त्म कर लें, फिर दूसरा पढ़ लें, फिर ख़त्म कर लें। तो दोस्तों जितने सोर्स मिले सारे सोर्स पढ़ लें, क्योंकि कोई एक सोर्स पढ़कर तुम पूरे पेपर के सारे क्वेश्चन बेटा सॉल्व नहीं कर सकते हो। नाउ थैंक यू अजीत। निशांत कुमार सर ट्रेजरी बिल इशू करते समय कंपनी गिरवी भी देती है क्या? नहीं निशांत, कोई इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होती, नहीं बिल्कुल नहीं। सर कोई डाउट आप रहे ही नहीं देते हैं। ओके ठीक है अजीत जी। सो शांतनु सर बाय अरविंद कमेटी, सो बाय अरविंद कमेटी 10% और मोर इज कॉल्ड एफडीआई। यस अरविंद नहीं, अरविंद मायाराम कमेटी। सो 10% और मोर अगर कोई सेक्टर में कोई कंपनी विदेश की इन्वेस्ट करेगी किसी सेक्टर में, जैसे टेलीकॉम में या कहीं भी, तो उसे एफडीआई कहेंगे, राइट ना। हाँ अभी थोड़ा सा रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन जितना ऑप्टिमम होना चाहिए उतना नहीं बढ़ा। सो जितना रिटेल इन्फ्लेशन ऑप्टिमम होना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है, राइट। Sir, FDI means fully control. But if FDI invest 10%, so how has full control? नहीं, so देखो full control नहीं शांतनु, FDI का मतलब मैंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल बस। तो वहां पर 10% इन्वेस्टमेंट है या मान लो 20% है तो उतना ही कंट्रोल है। तो दिस इज द पॉइंट, राइट शांतनु। तो मैंने कहा कि निवेश पर कंट्रोल, फुल नहीं, तो जितने परसेंट का निवेश होगा उतने परसेंट का कंट्रोल होगा। जल्दी सवाल पूछे दोस्तों, सारे सवाल खत्म हो गए यार, सारे सवाल खत्म, जल्दी पूछे, कम ऑन गाइस फास्ट, अदरवाइज आई हैव टू क्लोज एंड फिनिश द सेशन। जल्दी, मुझे लग रहा है दोस्तों आप लोगों को मजा आ रहा होगा, नहीं आए तो बता देना, ठुमका मार के पढ़ाने लगेंगे। तो दोस्तों मिलते, एक क्वेश्चन आजा, ओके ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू
एंड टेक केयर ऑफ योर्स एंड स्टडी हार्ड, स्टडी वेल। और दोस्तों मौज लो जिंदगी को, लेकिन पढ़ाई करके मौज लो। सो मिलते हैं अगली क्लास में, अब तक के लिए सी यू गाइस, बाय।